Welcome to my YouTube channel HBR Technical Education. Today in this lecture we will study about position, path length and displacement. तो ये वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले हमें ये थर्ड चैप्टर जो हमारा है 11th एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, वो मोशन कहना क्या चाहता है, मोशन किसे बोलते हैं, पहले हमें वो देखना है। मोशन यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को लेकर कोई भी एक टाइम पे वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हम मोशन बोलते हैं। अगर वो पोजीशन है वो वहीं के वहीं है तो वहां पे हमें रेस्ट पोजीशन उसको ऐसा बोल सकते हैं। जब ये पोजीशन ऑब्जेक्ट है कोई भी वो मोशन में जब होता है तब वहां पे टू फंडामेंटल थिंग्स है वो अराइज होती है। दैट इज फर्स्ट वन इज पाथ लेंथ एंड सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। ये आपस में दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही है बट उसके कुछ थोड़ा डिफरेंस है। तो यही आज हम ये लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि पोजीशन के बारे में पहले हम समझेंगे। तो ये पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट एंड सेट ऑफ एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। सेट ऑफ एक्सिस मीन्स कि 3 कोऑर्डिनेट्स है, y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस। ये 3 एक्सिस की हेल्प से हमें ये पोजीशन है वो हम डिफाइन कर सकेंगे। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए x, y एंड z कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वहां इसके कारण हम इजीली कोई भी पोजीशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो वो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम वी से द ऑब्जेक्ट इन द मोशन। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर वन या फिर उसके मोर कोऑर्डिनेट्स जो ऑब्जेक्ट है वो अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मूविंग पोजीशन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है वो इन द मोशन में है, राइट। तो ऐसे ही द चॉइस ऑफ अ सेट ऑफ एक्सिस इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ये डेफिनेशन हमें कहना चाहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी हम एक्सिस लेते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन, तो वो पर्टिकुलर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है, किस पोजीशन में है, राइट। मान लो कि ये बोर्ड में पॉइंट है और वो पॉइंट है वो मूवमेंट कर रहा है आगे 2 मीटर तक जा रहा है, तो यहाँ पे हमें 1 डायमेंशन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें 1 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मान लीजिए वन मेन है वो एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है और एक मेन है वो 1 मीटर ऊपर वो लाइन पे चलता है, आगे चलता है, तो यहाँ पे 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, 2 एक्सिस कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो लाइन से कितना ऊंचा है एंड कितना आगे जा रहा है, यहाँ पे 2 डायमेंशन है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए ये मोबाइल है, राइट, ये रूम में मैं ये मोबाइल को इस तरह रखती हूँ तो ये वॉल से 1 मीटर तक ऊंचा है, ये वॉल से 1 मीटर तक दूर है एंड वो ये मोबाइल है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये मोबाइल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रूम, अगर हमें ये मोबाइल की पोजीशन डिफाइन करनी है तो हमें यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 डायमेंशन की जरूरत लगती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एक मेन है वो अपने एक पाथ है उस पे मेन है वो आगे बढ़ रहा है, बट यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि ये पोजीशन
किस पोजीशन पे मेन है वो पहले खड़ा था। तो यहाँ पे हमें पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मेन है वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। बट ये पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम स्केल पुट कर देते हैं। तो 0 है उसको हम रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये मेन है वो 0 से 1 मीटर पर खड़ा है, यानी उसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर ली। 0 एंड 1 के बीच में डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो हमें यहाँ पे पोजीशन भी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्केल ली, वो मेन है वो 1 मीटर पर खड़ा है। तो अब मेन है वो t1 टाइम पर m मीटर पर खड़ा है। अब वो आगे मूविंग कर रहा है एंड 4 मीटर तक पहुंचता है और वहां पे टाइम कितना है तब t2। अब फिर आगे मेन है वो वापस रिटर्न आता है 3 मीटर तक। तो तब वहां पे टाइम था t3। तो हमने एज्यूम किया कि 1 मीटर पे हम डिनोट करते हैं पॉइंट P, 4 मीटर पर हम डिनोट करते हैं पॉइंट Q एंड 3 मीटर पर हम पॉइंट डिनोट करते हैं R। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट P से Q तक गया, बाद में फिर Q से R तक आया। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए कि पाथ लेंथ का कितनी होगी एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी होगी, तो पाथ लेंथ मीन्स डिस्टेंस, कितना पाथ है वो कट आउट किया, दैट इज नोन एज पाथ लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, P से Q तक गया प्लस एन Q से R तक आया। तो P से Q तक का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर एन Q से R तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो 3 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास पाथ लेंथ का आंसर हमें मिल गया, दैट इज 4 मीटर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पाथ लेंथ किससे बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी सारा स्टडी किया था कि डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहां से पहले वो लेक्चर भी अटेंड कर लीजिए ताकि थोड़ा बहुत डाउट से आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आज भी हम उसको डिस्प्लेसमेंट को डीपली समझने की ट्राई करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल पे एक बॉल है, वो एक पॉइंट पे स्टेबल है, बट जब हम उसको देख के चले जाते हैं, हमें पता है कि एक पॉइंट पर बॉल है वो स्टेबल है, बट जब हम वापस वो रूम में आते हैं तब हम देखते हैं कि वो बॉल है वो अपनी पोजीशन चेंज करके एक दूसरी पोजीशन पे स्टेबल हो गया है। तो जो भी डिस्टेंस उसने कवर किया है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉल है वो 1 पॉइंट से डिस्प्लेस होकर दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। कभी नेगेटिव भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, कभी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं और मेरी फ्रेंड है वो, हम एक मेन जो लाइन पे खड़ा है उसको हम देख रहे हैं। वो मेन है वो 1 मीटर पर खड़ा है और बाद में मेरी फ्रेंड है वो चली जाती है उसको देखकर। वो क्या देखती है कि मेन है वो 1 मीटर पर खड़ा है, वो चली गई और बाद में मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये मेन है वो कहाँ पे जाएगा, किस डायरेक्शन पे जाएगा। तो यहाँ पे मेन है वो 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जब मेरी फ्रेंड वापस आएगी तो वहां पे वो क्या देखेंगी कि मेन है वो डिस्प्लेस हो गया है 1 मीटर से 3 मीटर पर। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए कि इनिशियल पॉइंट हमारा क्या रहेगा 1 मीटर तक एंड फाइनल पोजीशन हमारा क्या रहेगा 3 मीटर। तो अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना डिस्प्लेस किया है मेन ने, तो हम प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला देखी थी
आज भी हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल पोजीशन क्या है 3 मीटर एंड इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या है 1 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 मीटर माइनस 1 मीटर, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 2 मीटर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेन जो है वो 2 मीटर तक डिस्प्लेस किया है। ऐसे ही हम दूसरा और एग्जांपल लेकर अच्छी तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार है, वहां पे -2, -1, 0, 1 एंड 2 तक की स्केल है। अगर मेन है वो 0 पॉइंट पे खड़ा है, 0 मीटर पे खड़ा है, और अब वो मेन है वो आगे की ओर राइट हैंड साइड और बढ़ रहा है 2 मीटर तक। इन बाद में 0 से -2 की ओर लेफ्ट साइड बढ़ रहा है 2 मीटर तक। ओके, तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड हो तो भी हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अगर मेन लेफ्ट हैंड साइड मूव हो रहा हो तो उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होगा एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ऐसे ही हम अच्छी तरह से समझने के लिए और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट नंबर केस नंबर 1 में है कि मेन है वो 1 पोजीशन पे 1 मीटर पे खड़ा है एंड वो आगे जा रहा है 4 मीटर तक जा रहा है। तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या रहेगी 1 मीटर एंड फाइनल पोजीशन क्या रहेगी 4 मीटर। ऐसे ही हम दूसरा केस देखते हैं। तो क्या है, वहां पे मेन है वो 3 पोजीशन पे 3 मीटर पे खड़ा है और वो लेफ्ट हैंड साइड वापस आ रहा है 1 मीटर तक। तो यहाँ पे हमारा फाइनल पोजीशन क्या रहेगा 1 मीटर एंड इनिशियल पोजीशन क्या रहेगा 3 मीटर। तो अब हमें पूछा जाए कि यहाँ पे 1 केस का एंड सेकंड केस का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हम अभी ये फाइंड करेंगे। अब हम पहले केस 1 का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। केस 1 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है 4 मीटर, ओके, इन इनिशियल पोजीशन क्या है 1 मीटर। तो 4 मीटर माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। तो हमें केस 1 की डिस्प्लेसमेंट मिल गई, दैट इज 3 मीटर। अब हम देखते हैं कि केस 2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है। तो चलो, इन केस 2 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या है 1 मीटर एंड इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या है 3 मीटर। तो यहाँ पे 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 मीटर। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव साइड मिला एंड फर्स्ट केस में हमें डिस्प्लेसमेंट में है वो पॉजिटिव की ओर मिला। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको पता चला ना कि डायरेक्शन पर वो डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाए तो डिस्प्लेसमेंट की साइन भी नेगेटिव आ जाती है एंड वो पॉजिटिव की साइड जाए तो वो डायमेंशन पॉजिटिव होता है। ऐसे ही हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को जब चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड पोजीशन को हम एज्यूम करते हैं कि x, तो यानी कि चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डेल्टा x। अब हम ये साइंस की लैंग्वेज में ही आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक स्केल लिया, तो वहां पे मेन है वो 2 मीटर पर खड़ा है, राइट, 2 मीटर पर खड़ा है। अब वो आगे जाता है 4 मीटर तक पहुंचता है और अभी वापस वो मेन को कुछ हो जाता है, पता नहीं, वो वापस 4 मीटर से -1 मीटर तक पहुंचता है, रिटर्न आता है। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए कि इनिशियल पोजीशन हमारी क्या थी, तो क्या थी हमारी 2 मीटर पर हमारी इनिशियल पोजीशन है एंड -1 मीटर पर हमारी फाइनल पोजीशन है। तो हम डिनोट करते हैं -1 को R से, 2 को P से एंड 4 को Q से। तो अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम क्या करेंगे, पाथ लेंथ कभी माइनस में नहीं होती है, पता है ना आपको। पाथ लेंथ कभी माइनस नेगेटिव नहीं जा सकती है क्योंकि डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले पाथ लेंथ फाइंड करेंगे। पाथ लेंथ में क्या था, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस, बाद में प्लस Q तक का
Q से R तक का डिस्टेंस, तो P से Q तक का डिस्टेंस हमारा कितना है 2 मीटर, एंड Q से R तक का डिस्टेंस हमारा क्या है 5 मीटर। तो यहाँ पे 2 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल पोजीशन माइनस एक्स इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे हमारी फाइनल पोजीशन क्या है -1 एंड इनिशियल पोजीशन क्या है 2। तो यहाँ पे क्या होगा -1 - 2 इज इक्वल टू -3 मीटर। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड मिला, देख रहे हैं ना आप, बट पाथ लेंथ है वो पॉजिटिव साइड मिल रही थी, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही हाँ, कभी भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, बट पाथ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है। अब हम और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैन है वो -1 पोजीशन पे खड़ा है और वो जाके 4 मीटर तक पहुंचता है, वापस वो 4 मीटर से -1 पोजीशन पर आ जाता है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या रहेगी -1 एंड फाइनल पोजीशन भी यहाँ पे -1 ही रहेगी, क्योंकि वो जो भी पोजीशन में था वही पोजीशन में वापस आके स्टॉप हो जाता है। तो अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ पे पाथ लेंथ कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम क्या करेंगे, पाथ लेंथ फर्स्ट हम फाइंड करते हैं। क्या करता है, पाथ लेंथ कितना डिस्टेंस वो जा रहा है 3 मीटर तक और वापस भी 3 मीटर तक आ रहा है, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ पे हमें पाथ लेंथ मिल गया, दैट इज 6 मीटर। एंड अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल पोजीशन माइनस एक्स इनिशियल पोजीशन। तो हमारे पास फाइनल पोजीशन क्या है -1 एंड इनिशियल पोजीशन भी क्या है -1। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमें 0 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई भी इक्वेशन में, कोई भी प्रॉब्लम में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी जा रहा है, घूम फिर कर वापस वही पोजीशन में अगर आए, तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कुछ भी फाइंड किए बिना कि डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनली 0 ही होगा। बट पाथ लेंथ कभी 0 नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पाथ लेंथ किसे बोलते हैं, पोजीशन किसे बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, साइंस लैंग्वेज में हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।